हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक चल रहा है वो क्या है, हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, तो हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अभी तक 3-4 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पहले तो हमारा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। उसके बाद हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है वो डिस्कस किए थे। उसके दोनों मेथड, हाउ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द यूज ऑफ एनालिटिकल मेथड एंड अनदर मेथड दैट इज ग्राफिकल मेथड। ओके, तो दोनों मेथड से हम डिस्कस कर चुके थे और देख चुके थे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो कैसी थी, रोटेटिंग थी। वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब एक्चुअली बोलना चाहिए कि जिस डायरेक्शन में फेज सीक्वेंस होगा उसी डायरेक्शन में हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, रोटेट करती है। और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है जो फ्लक्स का, वो कितना होता है, 3/5 m। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। किस सिद्धांत पे हमारी जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो वर्क करती है, कैसे जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो हमारी रोटेट करती है। ओके, तो जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो हमारी किस सिद्धांत पे वर्क करती है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, हम बोलते हैं कि जो हमारी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है वो जस्ट लाइक एज अ ट्रांसफार्मर होती है। हम ट्रांसफार्मर से इसको कंपैरिजन करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें थ्री फेज इंडक्शन मोटर में एंड ट्रांसफार्मर में आर सिमिलर होती हैं। ओके, जैसे थ्री फेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं और सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली बाय द यूज ऑफ इंडक्शन क्या होता है, हमारा करंट जनरेट हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सेम ऐसा इंडक्शन में होता है हमारा कि हमारी दो वाइंडिंग होती है, स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग में हम थ्री फेज सप्लाई देते हैं और उसके कारण क्या होता है, हमारा रोटर वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, करंट हमारा क्या होता है, जनरेट हो जाता है। ओके, तो वो किस मेथड के थ्रू होता है, इंडक्शन के थ्रू होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू वहां पे करंट इंड्यूस हो जाता है रोटर में विदाउट गिविंग एनी सप्लाई टू रोटर। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका नाम दिया हुआ है इंडक्शन मोटर। ओके, तो हमारा प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इट वर्क्स on the principle of electromagnetic induction. It works on the principle of electromagnetic induction. Okay, ये electromagnetic induction हम ट्रांसफार्मर में भी पढ़ चुके हैं। electromagnetic induction क्या है, it is a process to energy transferred from one circuit to another circuit. Okay, by the process of electromagnetic induction or through the process of flux transferring. Okay, क्या बोलेंगे हम, electromagnetic induction is electromagnetic induction is a process in which energy transfer from one circuit to another by the means of electromagnetic induction or by the flux transferring। मतलब एक जगह से क्या होता है दूसरी जगह फ्लक्स ट्रांसफर होता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू होता है। मतलब क्या होता है, जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन है यहाँ पे दो वाइंडिंग होती है। एक वाइंडिंग क्या होती है, स्टेटर वाइंडिंग एंड सेकेंड वाइंडिंग क्या होती है, रोटर वाइंडिंग। जैसे हमने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। तो यहाँ पे भी दो वाइंडिंग होती है, एक स्टेटर वाइंडिंग एंड सेकेंड वन इज रोटर वाइंडिंग। तो स्टेटर वाइंडिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, थ्री फेज एसी सप्लाई क्या करते हैं, देते हैं। ओके, और बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, हमने यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई दी तो यहाँ पे हमारा क्या है, थ्री फेज फ्लक्स हमारा क्या हुआ, इंड्यूस हुआ। और इसके कारण यहाँ पे भी क्या होता है, एक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है और यहाँ पे करंट फ्लो करने लगता है। ओके,
करंट फ्लो विदाउट एनी कनेक्शन। रोटर वाइंडिंग में हम कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं, कोई भी करंट फ्लो, मतलब हम एक्सटर्नल कोई सप्लाई नहीं देते। जैसे हमारा डीसी मोटर में है तो हम फील्ड वाइंडिंग को अलग सप्लाई देते हैं, मतलब जहां पे क्या हो फिजिकल वायर के थ्रू कनेक्शन है वो मोड कौन सा कहलाता है, कंडक्शन मोड। और जहां पे कोई भी कनेक्शन नहीं है, हमने इसको कोई भी सप्लाई नहीं दी, उसके बावजूद भी इसमें क्या हो गया है, फ्लक्स इंड्यूस हो गया है और करंट इंड्यूस हो गया। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, मतलब इंड्यूस हो रहा है। तो हमने यहाँ पे सप्लाई दी 3 फेज वाइंडिंग में, और इसके कारण जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसके कारण क्या हो रहा है, रोटर वाइंडिंग में क्या हो रहा है, एक फ्लक्स इंड्यूस हो जा रहा है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी इंडक्शन मोटर होती है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस in which energy transfer from one circuit to another by the means of electromagnetic induction or by the means of flux transfer। मतलब यहाँ से यहाँ क्या होता है, फ्लक्स ट्रांसफर होता है। यहाँ पे फ्लक्स ट्रांसफर होगा, यहाँ पे कंडक्टर है वो फ्लक्स को कट करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा और हमारा मोटर क्या करती है, रोटेट करने लगती है। ओके, इसमें कोई भी क्या हमारा कनेक्शन नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल हम कनेक्शन रोटर वाइंडिंग में नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है। ओके, ये हो गया हमारा, सपोज ये हमारा क्या है, स्टेटर। ओके, ये हमारा स्टेटर है। ओके, ये हमारा स्टेटर, स्टेटर में हमारी क्या होंगी, हमारी स्टेटर वाइंडिंग 3 फेज एसी सप्लाई हम दे रहे हैं। सपोज यहाँ पे ये ए है, ये हो जाएगा ए डस, एक से करंट उससे एक से निकलेगा, उसके 120 डिग्री बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी, इसके जस्ट अपोजिट में क्या आ जाएगा, बी डैश। ओके, इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी, इसके 120 डिग्री बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी डैश। ओके, ये हमारे क्या है, स्टेटर के हमारे कंडक्टर्स है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। हमने इसको क्या किया है, 3 फेज बैलेंस एसी सप्लाई दिया, 3 फेज बैलेंस्ड एसी सप्लाई। ओके, जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग होती है ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। स्टेटर वाइंडिंग कैसी वाइंडिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। ओके, ये हमारी स्टेटर वाइंडिंग जो है वो हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। तो हमने यहाँ पे क्या है, 3 फेज बैलेंस एसी सप्लाई दिया है, मतलब ये VA, VB, VC। ओके, VA अगर हमारा क्या है, VM साइन ओमेगा टी, तो VB क्या होगा, VM साइन ओमेगा टी माइनस 120। VC क्या होगा, VM साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 120 डिग्री। ओके, जब 3 फेज बैलेंस सप्लाई है तो इससे जो करंट होगा वो भी क्या होगा, बैलेंस होगा, IA, IB, IC। इसके कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी क्या होगा, हमारा बैलेंस 3 फेज AC फ्लक्स होगा, फाई A, फाई B एंड फाई सी। ओके, तीनों फ्लक्स जनरेट होंगे जो हमारा बैलेंस होंगे। फाई ए क्या हो गया, सपोज फाई एम साइन ओमेगा टी, फाई बी क्या हो गया, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120, और फाई सी क्या हो जाएगा, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ 120। ओके, ये हमारा फ्लक्स जनरेट हो गया। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि तीनों हमारा क्या होता है, वो होता है, इसके कारण एक रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट होगा। तीनों डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 फेज में, उसके कारण क्या होगा, एक रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट होगा। तीनों का मिला के हमने देखा इंडिविजुअल किस पॉइंट पे कौन सा फ्लक्स जीरो होगा, किसका कौन सा कंपोनेंट होगा, रिजल्टेंट कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट सब देख चुके हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट होता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है वो क्या हो रहा था, 3/2 फाई एम। ओके, तो जब हमने पहले 3 फेज एसी सप्लाई दी हमारी, तो जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग था उसमें क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। मतलब ये जो हमारे कंडक्टर्स हैं, ठीक है, कंडक्टर्स को हम जब ज्वाइन कर, इनमें क्या करते हैं, बाइंडिंग डालते हैं, बाइंडिंग को ज्वाइन कर देते हैं, तो एक हमारा क्या हुआ, स्टेटर में करंट फ्लो होने लगा, और वो क्या किया, करंट कंडक्टर्स को कट कर रहा था, तो
एक हमारा फ्लक्स इंड्यूस हुआ, उस फ्लक्स के कारण क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो गया। ठीक है, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या करेगा, यहाँ पे रोटेट करेगा। ये क्या है, हमारी रोटर वाइंडिंग अगर हमने ली है। ठीक है, ये हमारी रोटर वाइंडिंग है। तो इसके स्टेटर और रोटर के बीच में यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये रोटेटिंग एमएमएफ आरएमएफ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे जनरेट हो गई है। ठीक है, अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ रोटेट कर रही है, ये हमारा क्या है, रोटर। रोटर जो होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, मोटर उन्हीं के बेस पे डिफाइन होती है, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर मोटर और हमारा बाउंड रोटर। ठीक है, वो हम जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो हमारा क्या होता है, ये रोटर है, इन रोटर में यहाँ पे क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, ये हमारे रोटर के कंडक्टर्स हैं। ये रोटर के कंडक्टर जो होते हैं वो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किटेड होते हैं ताकि यहाँ पे क्या हो, करंट फ्लो हमारा हो सके। ओके, तो यहाँ पे एक हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है पूरा स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप में। ठीक है, अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रही है, रोटर के कंडक्टर्स है, ये अभी क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, ये हमारे रोटेट तो कर नहीं रहे हैं, तो ये हमारे रोटर कंडक्टर क्या है, स्टेशनरी है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे पूरा फ्लक्स बना हुआ है। तो ये जो फ्लक्स है जब रोटर कंडक्टर को कट करेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमने क्या पढ़ा है, जब भी कोई कंडक्टर whenever a conductor cuts the magnetic flux and EMF induced in it। ठीक है, तो जब भी कोई कंडक्टर, ये यहाँ पे क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारा फ्लक्स इंड्यूस होने का क्या है, एक कोई स्टेशनरी रहे और एक रोटेट रहे। ये हम डीसी मशीन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि या तो कंडक्टर स्टेशनरी रहे, फ्लक्स रोटेटिंग रहे, या फिर फ्लक्स स्टेशनरी रहे, कंडक्टर रोटेटिंग रहे। तो यहाँ पे क्या है, फ्लक्स रोटेटिंग है, अभी कंडक्टर क्या है, स्टेशनरी है। ठीक है, तो जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो क्या है, E2 सपोज। ठीक है, सेकेंडरी का है, रोटर का, इसलिए हमने E2 लिख लिया। अब ये जो कंडक्टर है ये क्या है, हमारे क्लोज है। जब हमारा वोल्टेज है, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो गया और क्लोज पाथ है, तो क्या होगा, वहां पे करंट भी फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लगेगा हमारा I2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक करंट फ्लो होने लगा I2। अब जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है हमारा, BIL साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारी, करंट भी यहाँ पे इंड्यूस हो गया, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है और साइन थीटा उनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हमारा फोर्स इंड्यूस हो जाएगा। फोर्स इंड्यूस हो गया तो उसके कारण क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा, और टॉर्क जनरेट होगा मतलब क्या हो गया, हमारा एक बल्ब प्रोड्यूस हो गया है, और रोटर क्या करेगा, इसके साथ रोटेट करने लगेगा। यहाँ पे क्या लगा होता है, ये क्या है, हमारा साफ। ठीक है, तो हमारा कैसे जनरेट हो रहा है, हमने एसी सप्लाई दी है केवल स्टेटर में, रोटर में हमने कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं की है, इसलिए हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को बोलते हैं ये क्या हमारा सिंगली एक्साइटेड मशीन है। जबकि डीसी मशीन है सिंक्रोनस, ये क्या है, डबली एक्साइटेड, मतलब इनमें दो एक्साइटेशन प्रोवाइड कराना पड़ता है। जबकि इंडक्शन मोटर में हमें केवल एक ही एक्साइटेशन प्रोवाइड कराते हैं, वो किस पे, स्टेटर पे, थ्री फेज एसी सप्लाई। इस एसी सप्लाई के कारण क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर से इंड्यूस्ड होती है। तो यहाँ पे भी एक क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है, फ्लक्स जनरेट करता है। ठीक है, वो फ्लक्स कट करता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, करंट फ्लो होने लगता है, उस करंट के कारण एक फोर्स जनरेट होता है, फोर्स के कारण टॉर्क हुआ हमारा, और एक बल लगा और हमारा रोटर क्या करता है, रोटेट करने लगता है। तो आप देख रहे हैं किस मेथड के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ इंड्यूस हो रहा है, कोई भी क्या है, हमारा पाथ नहीं जुड़ा है, कोई भी वायर के थ्रू लिंक नहीं है कि यहाँ से यहाँ लिंक है तब जाके हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस हो। इंडक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है और रोटर में करंट फ्लो होने लग रहा है, और रोटर क्या कर रहा है, घूम रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब यहाँ पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, किस स्पीड से रोटेट करता है, NS से। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से। और ये जो रोटर है ये किस स्पीड से रोटेट करता है, NR। रोटर जो है वो हमारा NR, रोटर जो है वो NR स्पीड से रोटेट करता है, ना कि NS स्पीड से। हमेशा जो रोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, कुछ ना कुछ कम होती है एज
कंपेयर टू एनएस, वो कभी भी एनएस की स्पीड से रोटेट हमारा नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है हमारा? क्योंकि अगर वो दोनों सेम स्पीड से रोटेट करने लगेंगे तो इसका जो कॉस है वही क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या आता है, ये हमारा कैसे रोटेट कर रहा है हमारा, यहाँ पे एक प्रिंसिपल लगता है जो कि हमारा क्या है, लेंस लॉ। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात आती है वहां पे हमारा लेंस लॉ भी फॉलो होता है। तो लेंस लॉ कैसे फॉलो होता है हमारा, यहाँ पे हमने क्या बोला है, लेंस लॉ क्या बोलता है, अपोजिट द कॉस। ठीक है, जो भी हमारा कारण है, जो भी हमारा कारण है, मतलब जिस कारण से रोटर घूम रहा है उसका क्या करना है, हमारा अपोज करना है। तो अभी यहाँ पे हमारा कारण क्या है कि हमारा फोर्स कैसे जनरेट हुआ है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड थी, इसलिए स्टार्टिंग में जो रोटर था एन आर, इसकी स्पीड क्या है, 0। ये क्या है, स्टैंड स्टिल पोजीशन में है, स्टैंड स्टिल पोजीशन में। ठीक है, और जो हमारा आरएमएफ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या कर रहा है, एनएस स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो एक स्टेशनरी है, एक रोटेटिंग है, इसलिए इनमें क्या हो रहा है, फ्लक्स कट कर रहा है और हमारा क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसके कारण करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, इफेक्ट है। ठीक है, तो इनका जो इफेक्ट है और ये कॉस क्या है हमारा, रिलेटिव स्पीड, इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, एक एनएस है और एक 0 है, धीरे धीरे करके। तो ये जो रिलेटिव स्पीड है यही क्या है, कारण है। तो ये क्या करता है, इसका अपोज करता है, इसलिए रोटर घूमने लगता है। कैसे अपोज करता है, ये रिलेटिव स्पीड को क्या करना है, कम करना है ना। ये टॉर्क जनरेट हुआ है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में रिलेटिव स्पीड थी, एक स्टेशनरी है और एक क्या कर रहा है, जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, फ्लक्स का कट हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स से ईएमएफ, ईएमएफ से करंट, करंट से फोर्स, और फोर्स से टॉर्क। तो हमारा लेंस लॉ क्या बोलता है, जो कारण है उसका अपोज करना है। कारण क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड, तो इसका अपोज करना है। इसका अपोज कैसे होगा, अगर आपको किसी को पकड़ना है, ठीक है, स्पीड है, एक इस डायरेक्शन में घूम रहा है और हमें उसका अपोज करना है, तो आप क्या करोगे, उसी के पीछे पीछे भागोगे ना। अपोज करने का मतलब ये तो है नहीं कि वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है और आप इस डायरेक्शन में भाग जाओ, तो क्या आप उसको कभी पकड़ पाओगे, अपोज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अपोज करने का मतलब है कि वो उस डायरेक्शन में भाग रहा है, हम उसी के पीछे पीछे क्या करेंगे, भागेंगे। ठीक है, तो हम उसी के पीछे पीछे भागेंगे, इसलिए रोटर क्या करता है, उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है जिस डायरेक्शन में हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है। ठीक है, अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो हमारा रोटर भी क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, और उस स्पीड को अचीव करने की कोशिश करता है, बट वो अचीव नहीं कर पाता। कुछ स्पीड क्या रहती है, कम रह जाती है, इसलिए हम बोलता है एनएफ से। ठीक है, क्यों होता है हमारा एनआर हमेशा लेस देन एनएफ से, आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इक्वल टू होता है 2 पाई एन टी बाय 60। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। टॉर्क भी अगर हम मान लें कांस्टेंट है तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्पीड के, होगा कि नहीं होगा। सपोज इनपुट पावर क्या है हमारा, P1 मान लेते हैं। ठीक है, तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, NS के, जो स्टेटर की स्पीड है RMS की। ठीक है, स्टेटर की हम स्पीड बोल देते हैं, एक्चुअली में वो क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा NS के। सपोज रोटर में जो पावर आ रहा है वो क्या है, P2। P2 क्या है हमारा, रोटर का पावर है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रोटर की स्पीड के। ठीक है, अब P2 और P1 कौन सा बड़ा होगा हमारा, ऑब्वियसली P1 ग्रेटर देन होगा P2 से। क्यों, जो P1 है वो इनपुट पावर है, P2 रोटर में पावर आ रहा है। ठीक है, तो टोटल का टोटल पावर तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ एयर गैप में क्या होगा, लॉस हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज आती है तो पूरी चीज ट्रांसफर नहीं होती है। हम आपको कोई चीज बता रहे हैं तो आप समझ जाएंगे, बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीजें, बट कुछ ना कुछ लॉस हो ही जाता है कि हमको समझाना चाह रहे हैं, आप कुछ चीजों को कैच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, इसलिए P1 ऑलवेज ग्रेटर देन P2 होगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर के, मतलब NS हमेशा ग्रेटर देन होगा NR से। मतलब जो रोटर की स्पीड है वो कुछ ना कुछ कम होती है किससे, सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, वो पकड़
पकड़ने की कोशिश करता है, उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा। अगर सपोज NR इक्वल टू NS हो जाए, वो उसकी स्पीड को अचीव कर लेगा, तो जब दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम हो जाएगी, तो हमारा क्या मशीन रोटेट करेगी? अब नहीं करेगी। रोटर जो है वो रोटेट करना बंद कर देगा, रोटर नॉट रोटेट। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों के बीच का जो हमारा कारण था, हमारा कारण क्या था? स्टेटर और रोटर के बीच में रिलेटिव स्पीड। जब रिलेटिव स्पीड ही नहीं रही, अगर सपोज NR और NS सेम होगा, ठीक है, मतलब क्या है, रिलेटिव स्पीड जो है स्टेटर और रोटर के बीच में क्या हो गई? जीरो। जब रिलेटिव स्पीड ही जीरो हो गई, तो क्या फ्लक्स का कट होगा? नहीं होगा। अगर दोनों ऐसे सेम डायरेक्शन में है, तो क्या एक दूसरे को कट कर पाएंगे? नहीं कराएंगे। फ्लक्स कट होगा नहीं, EMF इंड्यूस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, फोर्स जनरेट नहीं होगा, टॉर्क जनरेट नहीं होगा, और रोटर हमारा रोटेट करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये जो रिलेटिव स्पीड है यही इसका कारण है। इसलिए हम बोलते हैं कि रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड अचीव नहीं करता है। अगर रोटर सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेता है, तो हमारा रोटर क्या करेगा? फिर रोटेट करना बंद कर देगा। ये क्यों रोटेट कर रहा है? आपने देखा लेंज लॉ के कारण। लेंज लॉ क्या कहता है? जो भी कारण है उसका अपोज करना है। फ्लक्स कट होने का कारण क्या है? उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड, तो उसको अपोज करना है। कैसे अपोज करेगा? जब वो उसके पीछे पीछे भागेगा, तो वो उसके पीछे 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 भागता है और कोशिश करता है उसको पकड़ने की, बट वो उसको पकड़ नहीं पाता है, कुछ फिसल जाता है। तो वो जो कुछ स्पीड रहती है, जो कम रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लिप। यहाँ पे एक नाम आता है जिसको हम बोलते हैं स्लिप। हम बोलते हैं ना कि कुछ फिसल गए, हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट फिसल गए, मतलब थोड़ा सा क्या रह गए? पीछे रह गए। तो यही होता है स्लिप। स्लिप क्या होता है? NS माइनस NR डिवाइड बाय NS। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। परसेंटेज स्लिप भी हम फाइंड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? NS माइनस NR डिवाइड बाय NS इंटू 100। ओके, तो आपको समझ में आया कि जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं? रोटर में कोई भी सप्लाई नहीं देते हैं, कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, हम केवल स्टेटर में 3 फेज AC सप्लाई देते हैं, और उसके कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है? रोटर में एक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है, एक करंट इंड्यूस हो जाता है, और रोटर क्या होता है? क्लोज पाथ होता है, तो वो करंट फ्लो होता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गई हमारी। तो हमारा जो रोटर क्या करता है? रोटेट करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो रोटर का हमारा है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो कंडक्टर है ये कैसे होगा? करंट कैरिंग, इनमें से करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो मोटर है वो किस प्रिंसिपल में वर्क कर रही थी हमारी? ये मैंने स्टेटमेंट आपको नहीं लिखा। मोटर का प्रिंसिपल क्या है कि whenever a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experience a force. It experience a force. ओके, तो हमने आपको ये बताया, ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर हो गए। पहले सिंपल कंडक्टर थे, अब इनसे एक करंट फ्लो होने लगा, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड तो है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, इसके कारण क्या होता है? इसमें एक फोर्स जनरेट होता है, एक फोर्स जनरेट होता है, तो रोटर क्या करता है? रोटेट करने लगता है। साथ में इसमें क्या है? लेंज लॉ लगता है। लेंज लॉ क्या बोलता है? जो कारण है उसका अपोज करना है। कारण क्या है? उन दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड, तो उसको अपोज करना है, तो रोटर भी उसी के पीछे पीछे भागने लगता है, उसका अपोज करता है ताकि उसको अचीव कर ले। बट रोटर उतनी अचीव नहीं कर पाता, NS इक्वल टू NR नहीं होता है, क्योंकि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। तो रोटर में जो पावर आता है वो कुछ ना कुछ कम होता है एज कंपेयर टू इनपुट पावर, इसलिए रोटर की स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस स्पीड। ओके, तो ये हमने आपको बताया कि कैसे हमारा रोटेट करता है, क्यों हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर नहीं होती, कैसे जिस डायरेक्शन में सिंक्रोनस
रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में क्यों रोटर रोटेट करता है? अगर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो क्या वो उसकी स्पीड को अचीव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपको स्टेटमेंट बना के दे दिया जाएगा कि इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो क्या सिंक्रोनस स्पीड जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में रोटेट करेगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा? तो वो उसकी डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, तभी वो उसकी स्पीड को क्या करेगा? अचीव कर पाएगा, उसका अपोज कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे लेंस लॉ लग रहा है और लेंस लॉ बोलता है जो कारण है उसका अपोज करना है। कारण क्या है? दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड। तो जब वो उसकी डायरेक्शन में भागेगा तभी वो उसकी स्पीड को क्या कर पाएगा? पकड़ पाएगा। ओके, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है। एक लेंस लॉ जो इंपॉर्टेंट है आ जाता है कि कैसे उसकी स्पीड को अचीव करना है, क्या कारण है? तो कारण है रिलेटिव स्पीड। दूसरा किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो रोटर स्पीड है क्या वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां से हम तर्क दे सकते हैं कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, इनपुट पावर ज्यादा होता है, रोटर में जो पावर आएगा वो कुछ कम आएगा क्योंकि कुछ ना कुछ एयर गैप में लॉस हो जाएगा। इसलिए हमेशा रोटर की स्पीड जो होती है वो सिंक्रोनस स्पीड से क्या होती है? कम होती है। अगर दोनों की स्पीड अचीव कर लें, सपोज हम कहीं और से पावर सप्लाई करा दें और दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, तो उसका जो कारण था जिस कारण से रोटर घूम रहा था, रिलेटिव स्पीड, दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड 0 हो जाएगी और रोटर हमारा रोटेट करना बंद कर देगा। ओके, तो ये था हमारा होल डिस्कशन प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थैंक यू।